अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं अब्दुल्ला खान केमिस्ट्री चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएससी लेवल का है, बीएस ऑनर फर्स्ट सेमेस्टर। जो सिविल आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो एमयू के हैं या जो साइंस कॉलेज के हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, जीसी के हैं, तो वो उनके लिए जो लेक्चर है ये बहुत ही मुफीद है। क्योंकि होता क्या है कि एमएससी लेवल पर मेजॉरिटी ट्यूशन्स नहीं होती, ना कोई अकेडमीज़ होती हैं, तो आपको बड़ी मुश्किलात होती हैं उस टॉपिक को समझने के लिए। लेकिन अब्दुल्ला खान केमिस्ट्री जो ट्यूटोरियल है ये आपको सही बात पे प्रोवाइड कर रहा है और एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग वेव एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। वो टॉपिक है स्टूडेंट्स लॉन्ग वेव एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जो आप पहले ही इसकी थंबनेल पर देख चुके हैं। तो आज का जो लॉन्ग वेव एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या नाम है इसके पास्टुलेट्स के, लॉन्ग वेव के पास्टुलेट्स क्या थे, ठीक है। और साथ हम देखेंगे इसकी असल में इसकी 3 डेरिवेशंस हैं लॉन्ग वेव की। पहली डेरिवेशन तो वो जनरल डेरिवेशन है। दूसरी है जब वो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होते हैं किसी भी सॉलिड की सरफेस के ऊपर, तो वो डिसोसिएट होने से पहले, समझ आ गई, विदाउट डिसोसिएशन के मॉलिक्यूल टूटे बगैर उस सॉलिड की सतह के ऊपर जुड़ गए, तो इसकी डेरिवेशन अलग होती है। और जब मॉलिक्यूल जुड़ता है और टूट के जुड़ता है, मतलब मॉलिक्यूल ब्रेक्स अप, तो वो सॉलिड की सतह पर एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होने से पहले वो टूट जाता है, तो इसकी डेरिवेशन अलग है। तो आज हम देखेंगे लॉन्ग वेव एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका पास्टुलेट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लॉन्ग वेव जो थे इन्होंने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स में काम किया। मतलब कि इन्होंने एक अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट थे, अमरीकी और उनको मैथमेटिक्स में काफ़ी कमांड थी, हासिल थी। तो इन्होंने एज्यूम किया और इन्होंने स्टडी की कि जब किसी भी सॉलिड के ऊपर कैसे मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होते हैं, उनके एड्सॉर्ब होने में क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कि उनकी एड्सॉर्बेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या असरअंदाज होता है, प्रेशर का क्या असरअंदाज होता है। लेकिन असल में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो किसी भी कंपाउंड को सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो प्रेशर भी है, वो टेम्परेचर भी है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हैं। लेकिन इन्होंने एड्सॉर्प्शन पावर को स्टडी किया विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन बढ़ती है या कम होती है, या जब प्रेशर घटाते हैं एड्सॉर्प्शन बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। इन्होंने प्रेशर के लिहाज से काम किया और इन्होंने अपनी काम के ऊपर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर इन्होंने 1932 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी विन किया, ठीक है। अब इनके पास्टुलेट्स क्या आते हैं, इनकी कुछ कंडीशंस थी जो हम कंडीशंस देखने वाले। उन्होंने कहा कि ईच एड्सॉर्बेंट हैज़ एन इक्विवेलेंट साइज ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो उसने कहा कि जो भी हमारे पास सॉलिड की सतह होती है, मिसाल के ऊपर देखें कि मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होंगे और इसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे, तो इस सॉलिड को कहते हैं एड्सॉर्बेंट, यानी जिसके ऊपर एड्सॉर्ब होना होता है उसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं, और वो सॉलिड ही होगा हमेशा, ठीक है। तो और जो एड्सॉर्ब होने के लिए आता है, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके ऊपर एड्सॉर्ब होने के लिए आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। समझ आ गई? मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी गलती होगी। तो जो जिसके ऊपर एड्सॉर्ब होना होता है उसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं, और जो एड्सॉर्ब होने के लिए आ रहा होता है उसको एड्सॉर्बेट कहते हैं। समझ आ गई? तो एक कुर्सी है, तो कुर्सी पर मैंने बैठना है, कुर्सी के ऊपर मैंने एड्सॉर्ब होना है, चिपकना है, तो कुर्सी के एड्सॉर्बेंट है। और जो मैं बैठ रहा हूँ उसके ऊपर बैठने के लिए आ रहा हूँ, तो मैं क्यों एड्सॉर्बेट। समझ आ गई? क्लियर है? और एड्सॉर्बेंट हमेशा सॉलिड ही होता है, क्योंकि हम पानी में थोड़ी बैठ सकते हैं, सॉलिड में बैठेंगे। तो वो कहता है कि इस एड्सॉर्बेंट की सतह के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स है, जैसे एंजाइम के अंदर नहीं होती एक्टिव साइट, कि एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होती है, वहाँ पर रिएक्टेंट आता है, जुड़ता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो उसने कहा इसी तरह मॉलिक्यूल्स, इसी तरह सॉलिड की सतह के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं ऐसे। तो ये आपके पास है एक्टिव साइट्स। तो उसने कहा सॉलिड एड्सॉर्बेंट की सतह के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, उन एक्टिव साइट्स के ऊपर आके ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मतलब कि जहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कोई एक्टिव साइट नहीं है, समझ आ गई? तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं आएगा,
लेकिन यहाँ देखिए ये एक्टिव साइट है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसने ऐसे ही उसने कहा कि हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। इसी तरह एड्जॉर्बेंट की सतह के ऊपर भी कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, उन एक्टिव साइट्स के ऊपर ही वो एड्जॉर्बेट का जो मॉलिक्यूल है एड्जॉर्ब होगा। स्टूडेंट्स क्लियर? अगला है एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स अटेन टू दीज एक्टिव साइट्स। और एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं एक्टिव साइट्स पर अटैच होंगे, जब एड्जॉर्ब होंगे, इन पर विदाउट एक्टिव साइट्स पर एड्जॉर्ब नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ एड्जॉर्बेट कैन अटेन ओनली वन साइड ऑफ द एड्जॉर्बेंट एक्टिव साइट। तो वो कहता है कि एक एक्टिव साइट पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल आएगा, एक एक्टिव साइट में कभी दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब कि लॉन्गर एड्जॉर्प्शन आइसोटोप जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोनो एड्जॉर्ब लेयर को डिपेंड करता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक लेयर अटैच हो सकती है किसी भी एड्जॉर्बेंट के ऊपर, 2 या 3 लेयर को स्टडी नहीं करता। समझ आ गई? तो कहते हैं एक एक्टिव साइट पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल आएगा एड्जॉर्बेंट का, और कोई दूसरा मॉलिक्यूल वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ आ गई? थर्ड फोर्थ वन, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट की सतह के ऊपर एड्जॉर्ब हुए हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, चाहे रिपल्सिव हो, अट्रैक्टिव हो, वाटर वॉल्स हो, कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज रिलेटिवली हाई फर्स्ट एज कम्पेयर टू रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। रेट का मतलब है स्पीड, एड्जॉर्प्शन का मतलब कि वो कितनी स्पीड से एड्जॉर्ब हो रहे हैं, एंड रेट ऑफ डिसऑर्प्शन कि वो कितनी स्पीड से डिसऑर्ब हो रहे हैं। मतलब कि एड्जॉर्ब होना चिपकना और डिसऑर्ब होना वापस बाहर आ जाना। समझ आ गई? तो जब शुरू में आप उस एड्जॉर्बेंट जब रखेंगे हवा के अंदर, तो एड्जॉर्प्शन की पावर डिसऑर्प्शन से क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन बाद में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बराबर हो जाएगी रेट ऑफ डिसऑर्प्शन के। मतलब कि अगर 10 गैस के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं, उसी वक्त 10 गैस के मॉलिक्यूल डिसऑर्ब हो रहे हैं। ठीक है? उसके बाद रेट 7, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटेन एक्टिव साइट्स। तो बेटा मैंने भी आपको बताया कि हमेशा जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट की सतह के ऊपर अटैच होगा तो वो सिर्फ एड्जॉर्बेंट की एक्टिव साइट पे अटैच होगा। तो जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के एड्जॉर्ब होंगे, और जितने एड्जॉर्ब होंगे उतने तो डिसॉर्ब ही होंगे ना। इसलिए उसने कहा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटेन एक्टिव साइट्स। तो बेटा ये थे पोस्टुलेट्स। अब हम आगे चलते हैं इसकी डेरिवेशन के ऊपर। स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा एड्जॉर्प्शन जो है हमारे पास सतह के ऊपर दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक होती है कीमियो एड्जॉर्प्शन। मतलब कि आपके पास ये देखिए कि ये आपके पास एक सॉलिड है, इसको आप एड्जॉर्बेंट कहेंगे। ओके, ये आपके पास एड्जॉर्बेंट है जिसके वो मतलब कि वो चीज़ जिसके ऊपर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो सकती है, इसको एड्जॉर्बेंट कहेंगे। समझ आ गई? और एड्जॉर्बेंट हमेशा सॉलिड या ठोस ही होता है, इसके ऊपर कोई चीज़ जज़ब होती है। और ये जो है आपको जो नज़र आ रही है इसके ऊपर, ये जो है ये है इसकी एक्टिव साइट्स। इस वर्ड्स क्या है इसकी एक्टिव साइट्स। और ये वो गैस, ये वो मॉलिक्यूल है जो इस सॉलिड की सतह के ऊपर एड्जॉर्ब होने के लिए आ रहे हैं। मतलब कि इनको हम कहेंगे एड्जॉर्बेट, जो एड्जॉर्ब होने के लिए आ रहे हैं, which are going to absorb on the solid of absorbent। अब वो कहता है कि यहाँ पर अगर ये मॉलिक्यूल फिजिकली एड्जॉर्ब हो रही है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन कौन सी है? फिजिकल। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या? फिजिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट की सतह पर अटैच होने के लिए आ रही है, ये इसके साथ कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मतलब कि असल मतलब कि होता क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है,
तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आया और जाकर इस एक्टिव साइट के ऊपर बैठ गया। समझ आ गई? मतलब कि अटैच होने से पहले ये गैस में था और अटैच होने के बाद ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। मतलब कि अगर ये यहाँ से आज़ाद होता है तो ये तब भी H2 ही रहेगा, ये तब भी क्या रहेगा, H2 ही रहेगा। समझ आ गई? तो मतलब कि ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर होता क्या है कि जो एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्बेंट की सतह के ऊपर आके चिपक जाते हैं। मतलब कि एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी यानी कि केमिकल चेंजिंग नहीं आती। समझ आ गई? एब्जॉर्ब होने से पहले जैसा वो था, एब्जॉर्ब होने के बाद भी वो वैसा ही रहेगा, और जब वो वहाँ से निकलेगा तब भी उसकी शनाख्त में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो मतलब कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ है कि नॉन डिसोसिएशन एब्जॉर्प्शन, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम नॉन डिसोसिएशन एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल हैं बिना किसी केमिकल चेंज के, बिना किसी बॉन्ड को तोड़े वो सॉलिड यानी एब्जॉर्बेंट की एक्टिव साइट पर आके अटैच हो रहे। तो इस तरह की एब्जॉर्प्शन को फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और वो जो एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है वो बिना टूटे, बिना स्प्लिट हुए आके अटैच हुआ है, ऐसी को हम नॉन डिसोसिएशन यानी कि बिना टूटी हुई एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डिसोसिएशन का टूट यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि नॉन डिसोसिएशन एब्जॉर्प्शन क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे अगर और से देखें कि यहाँ पर ये एक्टिव साइट है, तो ये जो टोटल जो एरिया है ना एक्टिव साइट का, ये टोटल जो एरिया है एक्टिव साइट का, इसको मैं मान लेता हूँ 1, यानी कि जो टोटल एरिया है इसको मैंने मान लिया यूनिटी। आप जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो इसके अंदर आप पूरे जो एरिया को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान। समझ आ गई? मतलब टोटल एरिया ऑफ द एक्टिव साइट इज इक्वल टू 1 ऑफ एब्जॉर्बर। और ये गैस के मॉलिक्यूल जो हैं जहाँ पर ये देखिए ये एक्टिव साइट्स के ऊपर ये कुछ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए हैं, तो वो एरिया जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल या एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट की सतह के ऊपर एब्जॉर्ब हुए हुए हैं, उस एरिया को हम कहते हैं, उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। मतलब कि एब्जॉर्बेंट की सतह का वो एरिया जहाँ पे वो एक्टिव साइट्स जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हैं उस एरिया को थीटा कहते हैं। और विदाउट एरिया जहाँ पे नहीं है, टोटल एरिया उसको 1 कहते हैं। और टोटल एरिया का वो एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब है उसको थीटा कहते हैं। और जो रिमेनिंग एरिया बचा है इसको कहेंगे 1 माइनस थीटा। समझ आ गई ना? तो ये खाली है ना, टोटल 1 और कवर्ड कितना है? थीटा। अगर ये एरिया निकालना है जो कवर्ड नहीं है तो 1 में थीटा माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। समझ आ गई? क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है, अब जरा गौर करें, हम जाने वाले इसकी डेरिवेशन के ऊपर। बड़ी आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स बड़ा ही आसान और मज़ेदार सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेशन का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब कि एब्जॉर्ब होने की स्पीड। अब मुझे पता है जितनी एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी, मतलब कि 1 माइनस थीटा क्या है? अवेलेबल एक्टिव साइट्स जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, मतलब कि यहाँ वैकेंसी है कि कोई मॉलिक्यूल जहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकता है, तो 1 माइनस थीटा अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे खाली जगह है, 1 माइनस थीटा का मतलब खाली जगह है, एम्प्टी। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब कि RAD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। जितना आपके पास खाली जगह होगी 1 माइनस थीटा, उतने ही मॉलिक्यूल आगे एब्जॉर्ब होंगे, उतनी स्पीड बढ़ेगी। समझ आ गई? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। मतलब कि ऊपर से गैस का दबाव जितना ज़्यादा होगा उतने ही गैस के मॉलिक्यूल्स जाके एक्टिव साइट्स के ऊपर अटैच हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। समझ आ गई ना? मतलब कि ये गैस का मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है तो इस पर मैंने, और ये एब्जॉर्बेंट है तो इसको मैंने प्रेशर लगाया और प्रेशर से जाकर ये गैस का मॉलिक्यूल जो था इस सॉलिड सतह के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया।
ये एड्जॉर्बेट इस एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हो गया, तो मतलब कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होते हैं, और जब प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो आपके पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स कम एड्जॉर्ब होते हैं। तो उसने यहाँ से एक फिजिकल रिलेशन निकाला कि जब प्रेशर बढ़ता है तो आपके पास एड्जॉर्प्शन की जो स्पीड है, मतलब कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, वो भी इंक्रीज हुई थी। तो मैंने इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने, समझ आ गई, जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस पे दबाव आएगा, और गैस पे दबाव होने की वजह से वो बहुत सारे मॉलिक्यूल मजबूर हो जाएंगे उस एड्जॉर्बेंट की एक्टिव साइड पर अटैच होने के लिए, और जब प्रेशर वीक होगा तो मॉलिक्यूल आज़ाद हो जाएंगे और वो एक्टिव साइड को छोड़ के दोबारा एयर में आ जाएंगे। समझ आ गई स्टूडेंट्स, ये कंडीशन होती है, ज़हन में रखना। तो उसका पूरा काम जो है लॉन्गवेयर का प्रेशर का रिलेशन करता है, करना है रेट के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो देखिए 1 और 2 की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा PA। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ले लेंगे के RADS इज इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन 1 माइनस थीटा PA। तो ये आपने क्वेश्चन को ऐसे ब्लॉक में कर दिया। तो ये रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन की क्वेश्चन है। अब वो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए वो डिसॉर्ब भी होंगे, मतलब वापस भी जाएंगे, समझ आ गई। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, ओके, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कहाँ से होगी? मॉलिक्यूल वही जाएगा जहाँ जुड़ा था, तो मॉलिक्यूल कहाँ जुड़ेंगे, कौन से एरिया में, वरना थीटा पे या थीटा पे, वेरी गुड, थीटा एरिया पे मॉलिक्यूल अटैच है, तो जितना थीटा ज़्यादा होगा उतने ही मॉलिक्यूल डिसॉर्ब भी होंगे। तो मतलब कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। समझ आ गई, परफेक्ट है। अब जहाँ पे आपने प्रेशर का वैल्यूबल नहीं करना, क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन ली है कि जब प्रेशर हाई होगा तो मॉलिक्यूल वापस कैसे जा पाएगा। समझ आ गई, समझ आ रही ना बात, जब प्रेशर हाई है तो मॉलिक्यूल तो नीचे दबा रहेगा ना, ऊपर कैसे जा पाएगा, ऊपर छोड़ के जाने को ही डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि मॉलिक्यूल डिसॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब ऊपर प्रेशर क्या है, लो। समझ आ गई, तो हमने प्रेशर का पैरामीटर्स भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट ऑफ डिसॉर्प्शन थीटा। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। सोर्स क्लियर है। जब इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम उतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसी वक्त उतने मॉलिक्यूल डिसॉर्ब हो रहे हैं। समझ आ गई, एट इक्विलिब्रियम जितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। यही आएगा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपके पास है KADS 1 माइनस थीटा PA, और डिसऑर्प्शन है KDS थीटा। समझ आ गई, परफेक्ट है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो ये K कांस्टेंट आया था, ये जो K आपके पास वेरिएबल है। अब मुझे बात बताएं, जब भी आपके पास एक्टिव साइड का पैरामीटर आता है, एक्टिव साइड का, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, वो इक्वेशन है अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन में वो कहता है कि जब एक्टिव साइट पर किसी भी कंपाउंड के अटैच होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मतलब कि वो एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल को रिएक्टर को एक्टिव साइड में जोड़ती है और उसको एक्टिवेट करती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये हमने रिलेशन निकाला था K इज इक्वल्स टू A E माइनस PA अपॉन RT, ये अर्हीनियस इक्वेशन थी कि टेम्परेचर का रिलेशन जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो A है इसको मैं यहाँ पर B से रिप्रेजेंट करता हूँ। समझ आ गई, B से, ये B अर्हीनियस कांस्टेंट है, K रेट कांस्टेंट है, और E एक एक्टिवेशन एनर्जी है, और RT R जनरल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। समझ आ गई, तो हम K की जगह ये पैरामीटर्स इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम एक्टिव साइड की बात कर रहे हैं और एक्टिवेशन एनर्जी का पैरामीटर इंक्लूड होगा। तो अब आपने ये KADS जो है, तो KADS की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, KADS की जगह पुट करेंगे K एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू B1 और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एब्जॉर्प्शन। इसका डिसऑर्प्शन के लिए क्या आएगा, K डिसऑर्प्शन इज इक्वल्स टू B2
ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय आर। तो आपने ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये एडीएस किसके बराबर है आपके पास कि एडीएस बराबर है V1, समझ आ गई स्टूडेंट्स, ई माइनस ई एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी 1 माइनस थीटा पी ए के डी एस के बराबर है V2 माइनस ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी थीटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई मसला आ गया। अब ये जो पैरामीटर है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा पी ए V1 ई माइनस ई एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी। हाँ स्टूडेंट्स आ गए, माइनस V1 ई माइनस ई एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी, क्लियर स्टूडेंट्स, और थीटा पी इज इक्वल्स टू V2 ई माइनस ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी, और ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, थीटा। अब ये जो आपके पास थीटा वाला पैरामीटर है इसको वहाँ पे ले जाओ, यहाँ भी थीटा और यहाँ पर भी क्या स्टूडेंट्स थीटा है, तो आप थीटा वाले पैरामीटर को आगे ले जाओ इधर, तो आपके पास आ जाएगा पी ए V1 ई माइनस ई एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी इज इक्वल्स टू, ये वहाँ से आ जाएगा V2 ई माइनस ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी प्लस, हाँ जी ये वहाँ जा रहा है V1 ई माइनस ई एडजॉर्प्शन, ठीक है जी, ई एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी थीटा पी ए, ये आपके पास क्या आ गया, पी ए आ गया, ठीक है। अब दोनों में थीटा क्या है, कॉमन है, तो कॉमन निकाल लें आप, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, दोनों में थीटा कॉमन है, थीटा निकाल लें, सो थीटा ये क्वेश्चन वैसी आ जाएगी, तो ये पी ए V1 ई माइनस ई ए डी एस एडजॉर्प्शन आर टी इज इक्वल्स टू थीटा थीटा कॉमन आ गया, तो V2 ई माइनस ई एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी, समझ आ गया स्टूडेंट्स, प्लस V1 ई माइनस ई सॉरी डिसॉर्प्शन था ई एडजॉर्प्शन आर टी, और ये आपके पास आ गया पी, आगे स्टूडेंट्स परफेक्ट है। अब थीटा निकालना, मतलब थीटा क्या है, वो एब्जॉर्बेंट की सतह का वो एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं, तो आपने वही एरिया निकालना है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं, एब्जॉर्बेंट हुए हैं, तो वो एरिया निकालना, थीटा आपका ये वैल्यू आकर डिवाइड हो जाएगी, तो थीटा इज इक्वल्स टू पी ए V1 ई माइनस ई एब्जॉर्बेंट डिवाइड बाय आर टी डिवाइड बाय V2 ई माइनस ई डिसॉर्ब डिवाइड बाय आर टी प्लस V1 ई माइनस ई एडजॉर्ब डिवाइड बाय आर टी, और ये आपके पास आ गया प्रेशर। तो ये है आपके पास थीटा, मतलब कि एड्जॉर्बेंट की सतह का वो एरिया जहाँ पे एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए हैं, मतलब कि अटैच हुए हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। अब बेटा आगे करना है, या तो समझ आ गया सारा, ओके। अब आपने इस इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको 2 कह लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है, ये जो साइड है इसको ऊपर वाले पैरामीटर को और नीचे वाले पैरामीटर को आपने डिवाइड करना है, डिवाइड द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द पैरामीटर, वो क्या है V2 ई माइनस ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी। तो आपने इस पैरामीटर से, और याद रखिएगा ये पावर में है, ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी, समझ आ गई, इस पैरामीटर से आपने इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी डिवाइड करना है, समझ आ गई। तो देखते, सो थीटा इज इक्वल्स टू पी ए V1 ई माइनस ई एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी, और नीचे डिवाइड हो रहा है आके, इसको ऐसे लिख देते हैं, और V2 ई माइनस ई डिसॉर्ब डिवाइड बाय आर, इस तरह फिर यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, ये पैरामीटर को भी डिवाइड करना, V2 ई माइनस ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी प्लस V1 ई माइनस ई एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी, और ये पी ए, इसको भी डिवाइड करना है इसी के साथ,
या आपके पास आ जाएगा P2E माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, ओके। अब सॉल्व करें इसको, तो थीटा इज इक्वल्स टू, अब जरा देखें ये B1 डिवाइड बाय B2 हो जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये देखें ना, ये B1 डिवाइड बाय B2, ये E की वैल्यू नेगेटिव को बढ़ा के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा PA B1 डिवाइड बाय B2 E, ये वैसे ही आएगा माइनस E एडजॉर्ब डिवाइड बाय RT, इसकी वैल्यू बढ़ा के पॉजिटिव हो जाएगी, E प्लस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT। ओके, जब आप इसको इसके साथ ऐसे करेंगे, इसको ऐसे अरेंज करेंगे, B2E माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT, B2E माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT, और ये प्लस B1E माइनस E एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय RT, और ये PA डिवाइड बाय B2E माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT। आ गया स्टूडेंट्स? तो ये कट देगा इसके साथ, तो ये आपके पास आएगा ऐसे। ओके जी, तो ये आपके पास ये कट गया, तो अब ये आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल्स टू PA B1 डिवाइड बाय B2। आगे अब जरा देखें, ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये पावर्स ना दोनों, तो आपके पास आ जाएगा E माइनस E एडजॉर्ब डिवाइड बाय RT प्लस E डिसॉर्ब डिवाइड बाय RT, क्या आ गया, डिवाइडेड बाय, ये 1 था, ये 1 हो गया, 1 प्लस ये देखिए B1 डिवाइड बाय B2, ये नेगेटिव बढ़ा के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा B1 डिवाइड बाय B2 PA वैसे ही आ गया, और ये आ जाएगा E माइनस E एडजॉर्प्शन डिवाइड बाय RT, और जो बढ़ा के प्लस होगा और प्लस कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यही पैरामीटर E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT। स्टूडेंट्स आगे, तो ये थोड़ी सी यहाँ तक कोई मसला स्टूडेंट्स? सो वेरी गुड, उम्मीद है आपको क्लियर होगा ये सारा। ओके, अब आगे देखें, अब आगे क्या होगा, ये जो आपको हम जानते हैं कि एड्जॉर्ब होने की मतलब कि एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करना मुश्किल होता है और निकालना आसान होता है। समझ आ गई? ये बात जानते हैं, बच्चे को दाखिल करना मुश्किल है, आपको सारी वो फैकल्टीज परफॉर्म करनी पड़ेगी और निकालना आसान है। इसी तरह बेटा मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब करना मुश्किल है और निकालना आसान है, निकलना आसान है। तो एड्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और डिसॉल्व करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। समझ आ गई? तो इसकी मतलब एड्जॉर्प्शन एनर्जी हमेशा डिसॉल्व ज़्यादा होगी। समझ आ गई? तो इसलिए यहाँ लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो उसमें यहाँ पे इसको प्लस करना है। समझ आ गई? तो थीटा इज इक्वल्स टू ऐसे कर देंगे यहाँ पर PA B1 डिवाइड बाय B2, ऐसे ही देखें। ओके, माइनस E एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाय RT माइनस प्लस माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT, और ये आपका आ रहा है कॉमन आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये 1 प्लस B1 डिवाइड बाय B2, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन को प्लस से करना, तो माइनस E एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाय RT माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT, और ये आपके पास आ रहा है। इसमें क्लियर? वेरी गुड, ज़्यादा पैरामीटर। अब देखें दोनों की ये जो लाइन्स, ये जो बेस है कॉमन आ रही है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू PA B1 डिवाइड बाय B2 E माइनस E एड्जॉर्प्शन माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय 1 प्लस B1 डिवाइड बाय B2 PA, ठीक है, E माइनस E एड्जॉर्प्शन माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय RT। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो आपके पास जो पैरामीटर आ रहा है कि एड्जॉर्प्शन की हीट कैसे, जब डिसॉर्प्शन की हीट को माइनस करेंगे, रिजल्ट माइनस करेंगे, तो आपके पास जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे डेल्टा H। सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू, सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू
एड्जॉर्प्शन एनर्जी माइनस एड्जॉर्प्शन डीजॉर्प्शन। तो डेल्टा एच के पैरामीटर को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो आपके पास दोनों मिलेगा। तो थीटा आपके पास आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पी ए बी वन डिवाइड बाई बी टू ई माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी। इसी तरह नीचे वन प्लस बी वन डिवाइड बाई बी टू पी ए बी माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी। स्टूडेंट्स क्लियर? या कब पैरामीटर आ गया? ओके। अब ये जो पैरामीटर है ना, ये जो है, ये देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो इसको और इसको हम कह देंगे बी। क्या कह देंगे इसको? ये जो पैरामीटर आपने बताया ना पी ए बी वन डिवाइड बाई बी टू, तो लगे ई माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी, इसको हम कह देंगे बी। इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ आ गई? तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू पी ए, इसलिए का क्या आ जाएगा बी डिवाइड बाई वन प्लस क्या आ जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पे सॉरी समझ आ गई, पी ए, सॉरी इसको सिर्फ कहेंगे, इसको पी ए बी, और आपके पास आ जाएगा पी ए सॉरी। तो यहाँ पे आपका देखें कि आपके पास जो थीटा है, जो वो एरिया है एक्टिव साइड का जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब है, तो वो एरिया का आपने निकाला, क्या चाहिए आपको? ये बी चाहिए, प्रेशर का एरिया, प्रेशर चाहिए, और वाट ऑफ वाट आपको निकाले, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। अब देखिए आप जरा गौर से कि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन के अंदर आप देखें थीटा का रिलेशन पर बी जो है ये एक है एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, कि कितनी एड्सॉर्ब हो रही चीज़। तो थीटा का रिलेशन बी के साथ डायरेक्ट है, और थीटा का रिलेशन प्रेशर के साथ भी डायरेक्ट है, जो हमने शुरू में बात की। तो थीटा का रिलेशन बी के साथ डायरेक्ट, पी के साथ डायरेक्ट, ऑलमोस्ट बी का रिलेशन पी के साथ क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। अब हम अज्यूम करते हैं केस दो केस लेके, जब प्रेशर लो होगा और हाई होगा, देखते हैं क्या थीटा का आंसर आता है। तो हमने अज्यूम किया जब प्रेशर वेरी लो है, प्रेशर वेरी लो, तो जब प्रेशर जो है वेरी लो होगा, तो ये जो आपके पास जो प्रोडक्ट है, इसका जो आंसर है, तो ये जब पी ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो भी छोटा हो जाएगा, और जब वन में ऐड करेंगे, तो वन में बहुत ही थोड़ा सा ऐड होगा, तो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आंसर वन ही आएगा। तो यहाँ पुट करना थीटा इज इक्वल्स टू पी ए बी, इस जगह वन, तो क्या आ गया? थीटा इज इक्वल्स टू पी ए बी, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। तो मतलब कि प्रेशर इंक्रीज करें तो आपके पास थीटा इंक्रीज हो। रिलेशन आगे चलिए, केस नंबर 2 के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि प्रेशर वेरी हाई है। जब आपके पास प्रेशर इंतहाई बढ़ जाएगा, जब आपके पास जो ग्राफ समझ लें कि ये देखिए कि ये आपके पास है प्रेशर है, और ये आपके पास है एड्सॉर्प्शन थीटा, कि वो साइड जहाँ पर मॉलिक्यूलर एड्सॉर्ब हो रहे हैं वो एरिया। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर प्रेशर लगेगा, और वो एक्टिव साइड पर जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये ऐसा बढ़, फिर एक पॉइंट पे आके ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के आगे अब आपके पास स्ट्रेनर आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम जो एरिया है, टोटल जो एरिया है वो कंप्लीट हो गई, मतलब कि तमाम एक्टिव साइड्स तो हो गई है, वो भर चुकी है, अब कोई भी एक्टिव साइड खाली नहीं है। तो अब आप प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाएं, तो अब आपके पास थीटा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्रेशर इंतहाई हाई कर देंगे तो आपके पास थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं प्रेशर वेरी हाई होगा, तो आपके पास जो 1 प्लस बी पी है ना, प्रेशर वेरी हाई, जब दोनों को ऐड भी कर देंगे तो आपके पास इसका प्रोडक्ट बी पी ए के बराबर ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू पी ए बी डिवाइड बाई बी पी ए, आंसर क्या आ गया? 1। तो थीटा 1 होगा, तो आपके पास क्या आएगा? टोटल एरिया। इसका मतलब है जब प्रेशर बड़ी हाई है, टोटल एरिया के साइड्स क्या हो गए स्टूडेंट से, मतलब के एब्जॉर्ब हो गए। स्टूडेंट्स ये कंडीशन थी, ये 2 केसेस थे। अब जानते हैं जब भी कोई इक्वेशन बनती है तो उस इक्वेशन को हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर वो वेग माना होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो अब जानते हैं ये जो क्वेश्चन आपके पास आई है, इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स कर दें
ताकि इन्वर्स कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय थीटा और 1 प्लस पी ए बी डिवाइड बाई पी ए बी, ऐसे आएगा स्टूडेंट्स। इसको ऐसे कर दे 1 प्लस डिवाइड बाई थीटा 1 डिवाइड बाई पी ए बी प्लस पी ए बी डिवाइड बाई पी ए बी, आंसर क्या आ गया 1। तो 1 बाई थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी ए 1 डिवाइड बाई बी प्लस 1। तो ये देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अप्लाई करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आपके पास है 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करें, सी इंटरसेप्ट है, ठीक है, x स्लोप है और सॉरी x एक्सिस है, m क्या स्लोप है और स्लोप आपके पास क्या है क्या नाम है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। तो आप जब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ना कोई इंटरसेप्ट है ना, कितना साਡਾ 1, तो यहाँ से आपने 1 तक गिना, यहाँ तक 1 था, तो यहाँ से आपने ग्राफ स्टार्ट किया, ठीक है जी। कोई भी ग्राफ आ सकता है, समझ आ गई। और x पे क्या है प्रेशर, y पे क्या है थीटा है, एरिया कवर्ड है, और यहाँ से आप m यानी कि स्लोप कैलकुलेट करके b को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स लॉन्गमेयर आइसोथर्म, ठीक है। अभी इसके बेटा 2 पार्ट पढ़े हुए हैं। अभी ये एक पार्ट था डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन एड्जॉर्प्शन, यानी कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन की डेरिवेशन थी और हमने उसको मैथमेटिकली प्रूव आउट किया। तो स्टूडेंट्स जो भी अब आपको कोई मसला हो इस टॉपिक के अंदर तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में अप्लाई करें, और जो BS ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उसको प्लीज़ बुलाएं ताकि उनको आसानी हो इस टॉपिक को समझने के लिए और वो अच्छे मार्क्स दे सकें। तो जो भी लेक्चर में न्यू है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और मोहब्बत से काम लें। और आजकल कोरोना वायरस है और नमाज़ों की पाबंदी करें। तो स्टूडेंट्स बाय, अस्सलाम वालेकुम।